ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। दिल्ली में पार्किंग विवाद को लेकर एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के भाई की हत्या कर दी गई। कैसे एक स्कूटी आसिफ के लिए जानलेवा साबित हुई, हम आपको दिखाएंगे। भारत में पार्किंग एक राष्ट्रीय आपदा बन गई है। अक्सर पार्किंग को लेकर झगड़े मारपीट की घटनाएं सामने आती हैं। पार्किंग की इस प्रॉब्लम से कैसे निपटेगा इंडिया, इसका विश्लेषण भी आज आपके लिए होगा। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोपों वाली सीरीज का आज एक नया एपिसोड रिलीज किया। राहुल लगातार चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आयोग जवाब क्यों नहीं दे रहा, ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट कपिल शर्मा के पीछे कंपनी। तो आइए शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले बात उस खबर की करते हैं जो छोटे और बड़े शहरों में रहने वाले आम लोगों से जुड़ी हुई है। ये खबर हर भारतीय के लिए देखना जरूरी है। खबर यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में पार्किंग विवाद की वजह से एक युवक की हत्या कर दी गई। निजामुद्दीन के जंगपुरा भोगल बाजार इलाके में स्कूटी खड़ा करने को लेकर आसिफ कुरैशी का दो भाइयों से झगड़ा हुआ। आरोपी गौतम और उज्जवल दोनों भाइयों ने आसिफ को मौत के घाट उतार दिया। आसिफ कुरैशी बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई थे। वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में गौतम और उज्जवल दोनों आसिफ कुरैशी के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में कुछ लोग बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो आसिफ को बचा नहीं पाते। आरोपी भाई किसी नुकीली तेज धारदार चीज से आसिफ पर हमला करते हैं। मामूली विवाद में आसिफ का मर्डर कर दिया जाता है। इस खबर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में पार्किंग कितनी बड़ी समस्या बन गई है। हर दिन किसी न किसी शहर से पार्किंग को लेकर विवाद और मारपीट की खबर सामने आती रहती है। सोचिए, अब ये पार्किंग की समस्या जानलेवा हो चुकी है, लोगों की जान तक ले रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि पार्किंग प्राण लेती है। आप भी अगर दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम जैसे किसी शहर में रहते हैं तो आपको भी पार्किंग की मुसीबत से हर दिन गुजरना ही होता होगा। आपको घर के पास गली या मोहल्ले में पार्किंग की जगह नहीं मिलती होगी, या आपको ऑफिस के आसपास पार्किंग के लिए परेशानी उठानी पड़ती होगी। जो लोग हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं और एक से ज्यादा गाड़ियां रखते हैं, पार्किंग को लेकर उनके पसीने भी छूटते रहते हैं। कई बार हो सकता है कि पार्किंग को लेकर घर या ऑफिस के आसपास आपका भी किसी के साथ कोई कहासुनी या झगड़ा हुआ हो। भारत में पार्किंग कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है, आज इसी का विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि पार्किंग को लेकर हुए मर्डर का पूरा विवाद क्या है। ये क्राइम सीन है जहां पर रात में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि स्कूटी खड़ी करने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। जो जी, मेरे हस्बैंड के ऊपर इन्होंने जानलेवा वार पहले भी करा था नवंबर में, और इन्होंने अब प्री प्लान इनका मर्डर करा है। और मैं इनको बचाने के लिए गई तो उसकी बहन जो थी वो बोली चली कि मारो इसको, मारो। मुझे भी नीचे गिरा दिया। मैंने अपने हस्बैंड को देखा खून में लथपथ। पार्किंग विवाद में मर्डर की वारदात दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुई। चश्मदीदों के मुताबिक उज्जवल और गौतम ने आसिफ के घर के सामने अपनी स्कूटी को खड़ा किया। आसिफ कुरैशी ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो दोनों भाई गाली गलौज करने लगे। बाद में मारपीट शुरू हो गई और इसका अंजाम हत्या तक जा पहुंचा। मेरे घर के आगे उन्होंने मेरे भाई के घर के गेट पे गाड़ी लगाई थी, तो उसे हटाने पे उसी पे इतनी बात हो गई। और उन्होंने उससे पहले भी 1-2 बार मेरे भाई से झगड़ा करा था। और ये तो साजिश थी मारने की मेरे भाई को। और उनके चेस्ट पे ना एक वो नोकीला सा वो है, ऐसा लग रहा है कि वो सुएं का पत्थर से भी मारा और सुएं का निशान था जो बर्फ को तोड़ने वाला होता है। दरवाजे के आगे उसने स्कूटर लगा दिया। मेरे भतीजे ने कहा थोड़ा आगे कर ले भाई, दरवाजा तो छोड़ दे। भाई इस बात पे लड़ाई दोनों में मैं हो गई। ये 2 लोग थे और इन्होंने मिलकर उसको मारा। एबीपी न्यूज ने आरोपी भाइयों की चाची से बात की। उन्होंने बताया कि गलती उज्जवल और गौतम की ही थी। गौतम का आपराधिक बैकग्राउंड भी रहा है। पहले भी उनका आसिफ के साथ झगड़ा हो चुका है। पहले हाथापाई नहीं हुई थी, तू मैं हुई थी, ज्यादा नहीं हुई थी। मेरे को डिटेल में नहीं पता, लेकिन हाँ छुरी वुरी के केस हो गए थे। छुरी लेकर घूमता था? हाँ, वो छुरी लेके घूमता था। क्या अरेस्ट भी हो चुका है? हाँ, 2-3 बार अरेस्ट हुआ था। बेल करवा के ले आते थे उसकी। कभी समझाने की कोशिश नहीं? बहुत समझाया भैया, अपना ही बच्चा है, क्यों नहीं समझाएंगे।
पुलिस ने दोनों आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में जुटी है कि क्या ये मामला सिर्फ पार्किंग विवाद से जुड़ा है या इसके पीछे हकीकत कुछ और भी है। पहले तो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वेपन ऑफ ऑफेंस और स्कूटी रिकवर कर ली गई है। उज्जवल का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन जो गौतम है वह जब जुवेनाइल था तो मार्च 2025 के एक लड़ाई झगड़े के मामले में थाना लाजपत नगर में संलिप्त पाया गया। फिलहाल हुमा कुरैशी का परिवार भी सदमे में है। वो ये विश्वास ही नहीं कर पा रहा कि उनके भाई को पार्किंग विवाद में मार डाला गया। लेकिन ये घटना बताती है कि पार्किंग की समस्या देश में कितनी विकराल हो चुकी है। वैसे इससे पहले याद नहीं आता कि पार्किंग को लेकर किसी का मर्डर किया गया हो। पार्किंग विवाद में हत्या का ये पहला मामला लगता है। हालांकि पार्किंग को लेकर मारपीट और झगड़े कई बार इसके वीडियोज और खबरें सामने आती रही हैं। ये वीडियो नवंबर 2024 का है, जब यूपी के ग्रेटर नोएडा में पार्किंग में बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ। दो पक्षों के बीच लात घूंसे और लाठी डंडे चले। एक दूसरे को सड़क पर गिरा कर पीटा गया। नोएडा में पार्किंग को लेकर अक्सर मारपीट की घटनाएं सामने आती रहती है। ये वीडियो भी साल 2024 का है। नोएडा के सेक्टर 113 में कार पार्किंग को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। क्रिकेट बैट से कार को तोड़ा गया। पार्किंग एक राष्ट्रव्यापी आपदा बन चुकी है। ये वीडियो जुलाई 2023 की है, जब दिल्ली के संत नगर इलाके में दो परिवारों के बीच पार्किंग को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद एक पक्ष लाठी डंडे लेकर दूसरे को पीटने पर उतारू हुआ आया। हालांकि पार्किंग का विवाद इतना बड़ा हो जाए कि कोई किसी की हत्या तक कर दे, ये मामला चौंकाता भी है और डराता भी है। लेकिन अब सवाल यह है कि देश की राजधानी में पार्किंग की प्रॉब्लम इतनी बड़ी, इतनी विकराल कैसे हुई। कुछ आंकड़े आपको देखने चाहिए। दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक राजधानी में कुल रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या 79,46,000 है। इसके उलट आप जानते हैं कि यहाँ पार्किंग स्पेस कितना है। दिल्ली के पास लगभग 1.5 लाख गाड़ियां खड़ी करने की जगह है। एक आंकड़ा और देखिए, हर दिन दिल्ली में करीब 1500 वाहनों का रजिस्ट्रेशन होता है। तो सोचिए ये वाहन कहाँ खड़े होंगे। इसके अलावा एक वजह और है जो पार्किंग विवाद का कारण बनती है। देश की बढ़ती आबादी की वजह से वाहनों की संख्या बढ़ रही है। दूसरी तरफ कुछ घरों में एक से ज्यादा वाहन है, लेकिन उनके पास गाड़ी खड़ा करने की जगह नहीं है। और यहीं से विवाद और झगड़ों की शुरुआत होती है, क्योंकि जिसको जहां जगह मिलती है वो अपनी गाड़ी वहीं खड़ा कर देते हैं। बाइक वाले तो दूसरे की हटाकर अपनी बाइक लगा देते हैं। यही वजह है कि साल 2021 में दिल्ली पुलिस को पार्किंग को लेकर हिंसक विवाद की 2000 से ज्यादा शिकायतें मिली। साल 2002 में पार्किंग विवाद में शिकायतों की संख्या 3000 से ज्यादा रही। माफ कीजिएगा, ये 2022 का आंकड़ा है। 2023 में 7000 से ज्यादा पार्किंग को लेकर विवाद के मामले सामने आए। जिस इलाके में ये वारदात हुई है वहां पार्किंग के हालात क्या हैं, हमारे संवाददाता सुशील पांडे ने इसका जायजा लिया। पार्किंग को लेकर ना तो कोई जगह एमसीडी के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है और ना किसी भी प्रकार का स्पेस दिया जाता है, जिसकी वजह से जो नागरिक हैं, जो आम लोग हैं, वो अपनी गाड़ियां कहां पार्क करें। पूरे इलाके में पार्किंग की पिछले 20 साल से समस्या है और इस गली के एंड में एमसीडी की पार्किंग बनी हुई है, जिसका कई बार ओपनिंग हो चुकी है, रिबन कट चुका है। ये एमसीडी का पार्किंग है जो बंद पड़ा है। देखिए, अगर इस पार्किंग को खोल दिया जाता तो शायद आसिफ या भविष्य में होने वाले जो पार्किंग को लेकर झगड़े हैं उन पर लगाम लग सकता है। कोई कमी नहीं है इसके अंदर, आप देख सकते हैं सामने जनरेटर सेट भी लगा हुआ है, लेकिन खोल क्यों नहीं रहे ये हमें नहीं पता। ये देखिए, इस पर लिखा हुआ है दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्मित भूमिगत कार पार्किंग जंगपुरा। इसके 2 सेंटर बने हुए हैं, यानी कि नीचे 2 फ्लोर बने हुए हैं, लेकिन ये जो पार्किंग है वो लंबे समय से बंद बताया जा रहा है। पार्किंग है लेकिन बंद पड़ी है, यानी कहीं ना कहीं इस समस्या के लिए सिस्टम भी जिम्मेदार है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ बढ़ती आबादी और बढ़ते वाहन ही पार्किंग को लेकर बढ़ रहे विवादों की वजह है? क्या सिस्टम की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्यों शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर नहीं बनाया जाता ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने वाहन छोड़कर उसमें सफर कर सके? क्योंकि पार्किंग की समस्या से निपटने के उपायों की जब बात होती है तो उसमें सबसे पहले आपको बता दें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देना शामिल है। स्मार्ट पार्किंग सिस्टम तैयार करना, जिससे पार्किंग स्पेस की रियल टाइम जानकारी मिल सके। पार्किंग रेट को जनता की सहूलियत के हिसाब से तय करना।
मल्टी लेवल कार पार्किंग का ज्यादा से ज्यादा निर्माण, कार पूलिंग और राइड शेयरिंग को बढ़ावा देना। इसके अलावा सिंगल कार पॉलिसी भी एक विकल्प हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि चीन के शहरों में भी पार्किंग एक बड़ी समस्या थी। इस समस्या से निपटने के लिए चीन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा दिया और काफी हद तक समस्या का हल निकाल लिया। इस बीच पार्किंग की प्रॉब्लम पर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, ये जानना भी जरूरी है। मुश्किल होता है निकलना, और इवन मतलब आदमी कितनी भी इमरजेंसी हो ना तो पार्किंग नहीं मिल पाती है, बहुत ही भारी समस्या है। पार्किंग की प्रॉब्लम बहुत है, इतनी गाड़ियां हैं और जैसे जैसे मेट्रो लोग यूज़ करेंगे आई थिंक पार्किंग की प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी, बट बड़ी सिटी है तो मालवीय नगर मार्केट फ्राइडे सैटरडे इतना जाम रहता है कि अगर आपको 1 किलोमीटर भी चलना है तो आधा घंटा आपको पहुंचने में लग जाता है। थोड़ा सिविक सेंस हम लोग में भी आना चाहिए। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट उस तरह की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करे और सिटीजन्स कोऑपरेट करे, देन होपफुली वी कैन कम अप विद सम सॉल्यूशन। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स लिख रहे हैं कि दिल्ली में क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा। छोटी छोटी बातों में लोग एक दूसरे को मारने लगे हैं। प्रशासन इस पर कब लगाम लगाएगा? दिल्ली में पार्किंग विवाद बड़ा मसला बनता जा रहा है, जिसमें खून तक हो रहे हैं। दिल्ली में पार्किंग जानलेवा बन गई है। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का ओपिनियन है। हमारी अगली खबर के केंद्र में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, जिन्होंने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप वाली सीरीज का आज नया एपिसोड रिलीज किया है। राहुल गांधी ने पिछले 24 घंटे में बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह से मोर्चा खोल रखा है। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र और कर्नाटक की मतदाता सूची दिखाई थी। राहुल ने दोनों राज्यों की वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर्स का आरोप लगाया था, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। इसके बाद कल ही राहुल ने इलेक्टोरल फ्रॉड यानी चुनावी धांधली पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ चर्चा की। राहुल ने डिनर मीटिंग आयोजित की और इंडिया ब्लॉक के नेताओं को एक प्रेजेंटेशन दिखाया, जिसमें अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल हुए थे। आज राहुल गांधी ने फिर से चुनाव में वोट की धांधली का मुद्दा उठाते हुए बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली की, जिसमें राहुल ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर प्रधानमंत्री बने हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने हिंदुस्तान की संस्थाओं को खत्म करके इस पर आक्रमण किया। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव होता है। लोकसभा में हमारा गठबंधन महाराष्ट्र के चुनाव को जीतता है और फिर 4 महीने बाद बीजेपी महाराष्ट्र में विधानसभा जीतती है। हमने पता लगाया तो पता लगा कि 1 करोड़ नए वोटरों ने वोट किया विधानसभा में। 1 करोड़ नए लोग जिन्होंने लोकसभा में अपना वोट नहीं डाला था, जादू से ये विधानसभा में वोट डालने निकल आए। राहुल ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा है कि देश कई सवालों का जवाब चाहता है। राहुल ने सवाल किया कि विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही, सीसीटीवी और वीडियो सबूत क्यों और किसके कहने पर मिटाए गए, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों की गई, विपक्षी नेताओं को क्यों धमकाया और डराया जा रहा है, क्या ईसीआई अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है। राहुल गांधी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। आज बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल पर हमला बोला, लेकिन अब तक चुनाव आयोग ने इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि राहुल गांधी ने जो भी बयान दिए हैं वे भ्रामक हैं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से उनके दावों पर शपथ पत्र मांगा है, जिस पर राहुल ने कहा है कि मैंने जो कहा है वही मेरा शपथ पत्र है। नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए
पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे। ये इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे, और अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। लोकसभा के अंदर जो है माननीय इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ही खुद कहा कि कम से कम 500 ऐसे जगह का उन्होंने उदाहरण दिया कि उन्होंने डकैती कर ली, पूरा का पूरा डकैती कर लिया। टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना, क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। राहुल गांधी जी ये वंशानुगत नेता हैं और जिस वंश से आए हैं ना, वो हमेशा तानाशाही की भाषा बोलता रहा है। सवाल यह है कि राहुल गांधी बार बार बीजेपी और चुनाव आयोग को वोट चोरी की याद क्यों दिला रहे हैं? इसके पीछे उनकी क्या रणनीति हो सकती है? दरअसल इसके पीछे राहुल जनता के बीच ये नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, चुनाव में धांधली हो रही है। धांधली में बीजेपी इलेक्शन कमीशन शामिल है। बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन धांधली कर रहा है। कल मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने आदित्य श्रीवास्तव नाम के एक वोटर का कई बार जिक्र किया था। कहा था कि आदित्य ने 4 जगह वोट किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में बेंगलुरु के एक पते पर 80 वोटर्स लिस्टेड हैं। इस पर आज हमने बड़ी पड़ताल की। देखिए हमारी पड़ताल में क्या निकला। ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। राहुल गांधी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार आदित्य श्रीवास्तव का जिक्र किया था। कहा था कि आदित्य ने महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में वोट दिया है। राहुल ने आदित्य का मुंबई स्थित एड्रेस भी बताया था। आज उसी एड्रेस पर एबीपी न्यूज ने जाकर पड़ताल की। राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन में जिसका जिक्र किया उसमें शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन गार्डन, ये म्युनिसिपल गार्डन है, इस गार्डन का जिक्र किया कि ये पता पोलिंग स्टेशन का दिखाता है। पड़ताल में पता चला कि ब्लू मेडोज नाम की इमारत में साल 2021 तक एक श्रीवास्तव परिवार रहता था जिनका नाम आदित्य और ऋतिका है। पता चला कि आदित्य साल 2016 में नौकरी के लिए मुंबई आए थे। 2021 के बाद आदित्य बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। लखनऊ के बाद मुंबई आकर मुंबई के वोटर बने। आदित्य ने 2019 में लोकसभा चुनाव के समय मुंबई में मतदान भी किया। अब परिवार बेंगलोर शिफ्ट हो गया है और परिवार का कहना है कि अब वो बेंगलोर में मतदाता है। साथ ही साथ परिवार का कहना है कि उन्होंने कभी भी एक चुनाव में एक समय पर दूसरी जगह पर मतदान नहीं किया है। हमारी जांच में पता चला कि उन्होंने कभी भी कई जगहों पर मतदान नहीं किया है। इस पर हमने आदित्य से बात की तो उन्होंने कहा कि शहर बदलने के बाद ईसी की वेबसाइट पर उन्होंने हर बार पता अपडेट किया है। उन्हें लगा कि पुराना रिकॉर्ड हट जाता होगा। इस पड़ताल के बीच आज संसद में विपक्ष ने हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। पोस्टर और बैनर पर लिखा था आर वोट, आर राइट, आर फाइट। तो इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। प्रदर्शन में राहुल गांधी की बहन प्रियंका ने भी भाई को पूरा समर्थन दिया। कांग्रेस सवाल पूछ रही है लेकिन अब तक उसे उसके सवालों का जवाब नहीं मिला है, जिसे देखकर लग रहा है कि वोट चोरी की ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। हमारी तीसरी खबर धराली के उस दर्द से जुड़ी है जो शायद अब कभी खत्म न हो। मंगलवार को धराली में आई आपदा ने सब कुछ खत्म कर दिया। धराली में लोगों की तलाश की जा रही है। सेना यहां से लोगों का लगातार रेस्क्यू कर रही है, लेकिन दूसरी जिंदगी पाए इन लोगों को अब अपनों की तलाश है। 5 अगस्त को धराली में जिस वक्त आपदा आई थी, ये लोग वहीं थे। देखिए आपदा की कहानी धराली के लोगों की जुबानी। मंगलवार को आई आपदा ने धराली का ये हाल कर दिया है। घर मलबे में दबे हैं। देवदूत लोगों की तलाश कर रहे हैं। उम्मीद है कि अब भी यहाँ जिंदगी है और उसी जिंदगी को बचाने के लिए दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लोगों का रेस्क्यू कर रही है, लेकिन हर चेहरे पर एक मायूसी है, एक दर्द है, क्योंकि इनके अपने अब भी इनके पास नहीं आए हैं। इन्हें नहीं पता कि वो कहाँ हैं
कब लौट कर आएंगे। बात करी है मेरे से, जब आपदा वो क्या बोलते हैं आपदा के बाद जब बच गए थे तब बात करी है, उसके बाद से उन्होंने मेरे से फोन पे बात नहीं करी। मेरे पापा हैं और भैया हैं। हाँ जी। बात हो पाई है आपकी? अभी तक कोई बात नहीं। जब से आपदा आई तब से उसके बाद से बात नहीं। आंखें इंतजार में पत्थर हो रही हैं। हर पल के साथ दिल की धड़कनें और बेचैनी दोनों का सैलाब है। मुंह से निकल रहा हर शब्द उम्मीद से लिपटा है। मकान हमारा बह गए, मकान पूरा नहीं है, वहाँ पे कुछ लोग नहीं थे, हमें तो न थे। मंदिर है। अच्छा, कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? हमारा तो बहुत ज्यादा, सब कुछ हुआ है, रहने तक सब कुछ हुआ है, पूरा सारे सामान जो अमेरिका से थे पूरे पैसे पानी से चल गए सारे। मंदिर हमारे मंदिर के जो है मूर्ति चले गए, क्या बचाएंगे अपनी जान बचाएंगे। हेलीकॉप्टर की हर आवाज में इन्हें उम्मीद दिखती है। इन्हें लगता है कि जिनका ये इंतजार कर रहे हैं वो हेलीकॉप्टर से उतरेगा, लेकिन अब भी बस इंतजार ही है। जिन लोगों को सेना ने जगह जगह से रेस्क्यू किया है वो अपने आप को खुशकिस्मत बता रहे हैं। दुकान के अंदर ही था तो एकदम से प्रेशर आया, सीधे कुछ पता नहीं चल पाया सर, कुछ मौका ही नहीं मिल पाया। उस पर फंसे रहे 1.5 घंटे तक। उसके बाद सर पीछे लास्ट चांस में फिर पीछे से छलांग मार के फिर जाना पड़ा सर। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एजेंसियां अत्याधुनिक उपकरणों से मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश कर रही हैं। सीएम धामी ने आज आपदा पीड़ितों से मुलाकात की, उनका दर्द जाना, उनका हौसला बढ़ाया। वो तो है, पर वो तो है, बाकी तो कोई तुमने जो भी किया ना सबके लिए बहुत अच्छा किया। मैं आपकी आभारी हूँ। धराली में 5 अगस्त को जो आपदा आई उसका एक और वीडियो आज सामने आया। इस वीडियो को इंडियन आर्मी ने जारी किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि अचानक बादल फटने से कैसे तबाही आई। तबाही के बाद उम्मीदों का भी सैलाब है। उम्मीद सब कुछ ठीक हो जाने की, उम्मीद अपनों के लौट आने की, उम्मीद उसी हंसी और खुशी की जो 5 अगस्त से पहले इन चेहरों पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।